नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फर्स्ट रैंकर इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं भूगोल में आप लोगों के क्षोभ मंडल में सामान्य पतन दर की। आखिर यहाँ पर प्रश्न आता है कि सामान्य पतन दर क्या है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है और आप लोगों को मैं हमेशा बताता हूँ कि हम लोग बेसिक से लेकर टॉप तक चलने के प्रयास हमेशा करते हैं। तो धैर्य से पढ़ते रहिए, चीजों को करते रहिए। और जिन छात्रों को किसी भी प्रकार की कोई भी इंक्वायरी करनी है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपका टेलीग्राम का भी नंबर दिया गया है, आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ के लिए, और इंक्वायरी के लिए वहां पर नंबर दिए गया है, उन नंबरों पर आप इंक्वायरी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रकार की कोई इंक्वायरी हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सामान्य पतन दर, जैसे कि नाम से लग रहा है कि सामान्य रूप से कुछ क्या है, यहां पर कमी आ रही है, पतन धीरे धीरे इसमें पतन होता है या कमी आती है। तो यहां पर ये याद रख लीजिए, जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो तापमान में कमी आ जाती है। किसके अपेक्षा? अगर हम लोग देखें तो पृथ्वी से आपकी जो अर्थ है, अर्थ पर जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाती है। अर्थ, ये वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं। तो निश्चित रूप से जैसे ऊंचाई में वृद्धि होगी वैसे तापमान में कमी आएगी। तो इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, ऐसे एरो बना दीजिए, ऐसे एरो बनाइए और लिखिए, जैसे 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 हम ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, तापमान में कमी आती जाती है। अर्थात ऊपर बढ़ने पर तापमान क्या हो जाता है, धीरे धीरे जैसे ऊपर बढ़ने पर तापमान में निरंतर कमी आती जाती है। स्पष्ट हो गया यहां से कि ऊपर जाने पर तापमान आपका लगातार गिरता हुआ चला जाता है। क्या हो जाता है, यहां पर देख रहे होंगे आप, ऊपर बढ़ने पर तापमान में निरंतर गिरावट देख रहे हैं। क्या है, ऊपर बढ़ने पर, ऊपर बढ़ने पर तापमान में निरंतर गिरावट आती है, आती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य पतन दर कहते हैं। ठीक है बेटा, इसे समझो, इसे सामान्य सामान्य पतन दर कहते, दर कहते हैं। इस प्रक्रिया को, जैसे ऊपर जाते हैं तापमान में जो कमी आती जाती है, उसी को हम लोग सामान्य पतन दर की प्रक्रिया कहते हैं। इसी को क्षोभ मंडल के सामान्य पतन दर की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। अब देखो इसका कारण क्या है कि सामान्य पतन दर इस तरह से बनता है। सबसे पहले ऊपर जाने पर, ऊपर जाने पर वायु दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एयर प्रेशर कम हुआ तो निश्चित रूप से एयर डेंसिटी भी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगा, यहां वायु का जो घनत्व है वो भी कम होगा, और वायु का घनत्व कम होगा, इसका मतलब क्या है कि यहां पर डस्ट पार्टिकल्स भी कम होंगे।
एक दूसरे के साथ कनेक्शन है क्षोभ मंडल में सामान्य पतन का मुख्य कारण, या क्षोभ मंडल में, डालिए हेडिंग, क्षोभ मंडल में तापमान पतन का मुख्य कारण। अब देखो इसे समझते हुए चलना। पहले मैंने कहा वायु के घनत्व में कमी आएगी। क्या पहला पॉइंट है मेरा, वायु के घनत्व में कमी आएगी, है ना। पहले पॉइंट को हम लोग समझते हैं, वायु के घनत्व में कमी आएगी। जैसे मान लें कि ये हमारी अर्थ है, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी, क्लियर। अब यहां पर यदि कोई पहली परत यहां पर है, यदि हम इसे कहते परत 1, यहां पर ये कहें ये परत दूसरी है, परत 2, ये क्या हो जाएगी, ये परत तीसरी हो जाएगी, ये क्या होगी, परत 3। अब देखो यहां पर वायु का घनत्व ज्यादा सघन होगा, यहां पर यदि देखें, क्योंकि ये आपकी पृथ्वी के बिल्कुल पास है, अर्थात यहां पर वायु का घनत्व ज्यादा होगा, यहां पर डस्ट पार्टिकल्स भी ज्यादा होंगे, जलवाष्प भी ज्यादा होगी, ठीक, वायु भी ज्यादा होगी, यहां पर वायु भी यहां पर ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर यदि देखा जाए तो डस्ट पार्टिकल, जलवाष्प, धूल के कण, आप लोगों के और विभिन्न प्रकार की गैसों का संघनन यहीं पर होता है, क्योंकि जितनी भी भारी गैसें होती हैं वो कहां पर होती हैं, निचली परत पर होती हैं। जब निचली परत पर होती हैं तो यहां पर वायु का घनत्व ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां पर वायु का घनत्व ज्यादा होगा, लेकिन इससे कम इस वाली परत पर होगा, दूसरी परत पर, क्योंकि इसकी ऊंचाई में वृद्धि हुई। अब ऊंचाई में वृद्धि हुई तो निश्चित रूप से जो वायु के अणु हैं वो क्या हो जाएंगे, थोड़ा दूर दूर होते चले जाएंगे। यहां पर ऊंचाई के कारण अणुओं के बीच की दूरी में वृद्धि होगी। अब अणुओं के बीच की दूरी में वृद्धि हुई है तो निश्चित रूप से यहां पर धूल कण, जल वाष्प और विभिन्न प्रकार की गैसें जो होंगी, जो भारी गैसें यहां पर है, इनकी मात्रा यहां पर कम हो जाएगी। यहां पर क्या हो जाएगी, दूसरी परत में आपकी भारी गैसों की मात्रा में धीरे धीरे कमी आती जाएगी, जलवाष्प की मात्रा में कमी आएगी, ठीक है। जब जलवाष्प की मात्रा में कमी, भारी गैसों की मात्रा में कमी और जो धूल कण हैं उनके बीच में धीरे धीरे गैप क्रिएट होने लगेगा, तो निश्चित रूप से इस परत में आपके, यदि हम लोगों को देखा जाए तो इस परत की ऊंचाई ज्यादा, और ऊंचाई ज्यादा होने से यहां पर अणुओं के बीच की दूरी में वृद्धि, अणुओं के बीच की दूरी में वृद्धि अर्थात तापमान क्या हुआ, कम हुआ। अगर हम यहां पर देखें तीसरी परत में देखेंगे तो डस्ट पार्टिकल्स के बीच की दूरी और बढ़ जाएगी, डस्ट पार्टिकल्स, जलवाष्प और विभिन्न प्रकार के गैसों के बीच की दूरी में और वृद्धि हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो गया, तीसरी परत का तापमान इसकी अपेक्षा और कम हो गया, क्योंकि अणु एक दूसरे को ऊर्जा बहुत धीरे धीरे प्रदान कर पाते हैं। क्या होता है, अणु एक दूसरे को ऊर्जा धीरे धीरे क्रम में प्रदान करेंगे, लेकिन यहां पर क्या है, जब अणु पास पास है तो ऊर्जा तुरंत एक दूसरे को, मैंने पकड़ा उसको दिया, उसने पकड़ा तीसरे को दिया, चौथे को, इस तरह से क्या हुआ, ऊर्जा का आदान प्रदान बड़ी तेजी से हो जाता है, ऊर्जा का आदान प्रदान तेजी से हो जाता है। यही कारण है कि जब आप ऊपर बढ़ते हैं तो तापमान में आपको कमी दिखाई देती है।
क्लियर कि यहां पर वायु का घनत्व क्या हो जाएगा, ऊपर बढ़ने पर वायु के घनत्व में कमी है, पहला पॉइंट। अब वायु का घनत्व कम है तो निश्चित रूप से जब वायु का घनत्व कम हो जाएगा तो वायु का दाब भी कम हो जाएगा, प्रेशर भी कम लगेगा, क्योंकि बीच के अणु जो है उनके बीच की दूरी में वृद्धि हो गई है। क्या हो गई है, वायु का, दूसरा पॉइंट आ जाएगा वायु का दाब दाब कम हो जाएगा। क्लियर है कि वायु का दाब भी यहां पर आपको कब देखने को मिलेगा। और मैंने जैसे बताया कि ऊपर बढ़ने पर धूल कणों की कमी आती है, तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा धूल कणों की कमी, धूल कणों की कमी। क्लियर, धूल कणों की कमी, क्योंकि सबसे ज्यादा जमाव निचली परत में होगा, उससे कम जमाव उससे ऊपर, उससे कम जमाव उससे ऊपर, उससे कम जमाव उससे ऊपर, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे धूल कणों के बीच के और वायु के अणुओं के बीच की दूरी में वृद्धि होती जाती है। जब वृद्धि होगी अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि क्षोभ मंडल के करीब की जो परत होगी उसमें घर्षण भी ज्यादा होगा, उसमें क्या हो जाएगा, घर्षण भी ज्यादा हो जाएगा, उसमें आप लोगों को विभिन्न प्रकार की क्षोभ विक्षोभ प्रक्रियाएं भी ज्यादा देखने को मिलेंगी। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनमें प्रक्रियाएं भी कम होती जाती हैं। तो यहां पर ये समझ में आया होगा कि क्षोभ मंडल में क्या हो जाता है, ऊपर बढ़ने पर तापमान कमी होती है। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई कि तापमान में कमी कैसे होती है। जैसे आप लोग यहां पर समझो, यहां पर समझो कि जैसे हम लोग नॉर्मल मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। अब देखो ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी, और ये क्या है, ये आपका मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र। एकदम भी प्रैक्टिकल होके समझो। अब देखो ये आपका क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है, ये क्या है आपका पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ऊंचाई में वृद्धि हो रही है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो जब ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहला कारण क्या हो जाएगा, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो धूल कण की कमी, धूल कण की कमी मतलब यहां पर देखेंगे जलवाष्प की कमी और धूल जलवाष्प सारी चीज की कमी हो रही है, तो यहां पर वायु के घनत्व में कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ऊपर बढ़ने पर वायु के घनत्व में कमी, वायु के घनत्व में कमी। तो जो वायु के अणु पास पास हैं उनके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। अब जब अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, साइंटिफिक तरीके से सोचो, एकदम ज्योग्राफी साइंस ही है। ठीक, जब अणुओं के बीच की दूरी बढ़ी तो प्रेशर भी क्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अणुओं के बीच में दबाव लगेगा ही नहीं। तो एयर प्रेशर भी यहां पर कम हो जाएगा, वायु दाब भी कम होगा, वायु दाब कम लगेगा, कम। और इसी के साथ जो डस्ट पार्टिकल्स है, जिन धूल कणों की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहां पर धूल कणों के बीच की दूरी में वृद्धि हो जाएगी, धूल कणों के बीच की दूरी में, बीच की दूरी में, दूरी में वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। अब जब वृद्धि हो जाएगी तो यहां पर नॉर्मल सिचुएशन क्या बनेगी, तापमान में क्या आ जाएगा, यहां पर पर्वतीय क्षेत्रों के तापमान में कमी देखने को मिलती है। क्या मिलती है, पर्वतीय क्षेत्रों के तापमान में, पर्वतीय
क्षेत्रों के तापमान में कमी देखने को प्राप्त होती है, देखने को प्राप्त होती है। इसका एक रीजन और बनता है, सूर्य की किरणों का तिरछापन यहां पर बढ़ जाता है। क्या होता है, सूर्य की किरणें जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाता है पर्वत, वैसे वैसे उसकी किरणों का तिरछापन में भी वृद्धि होती है। तो जब तिरछापन में भी वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से यहां पर तापमान में कमी आएगी। अब देखो, एक चीज से कई चीजें हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। सूर्य की किरणों के तिरछापन में भी वृद्धि होती है। दूसरा, वायु के घनत्व में कमी आएगी, वायु का घनत्व कम होगा तो वायु प्रेशर कम हो जाएगा। और वायु का घनत्व कम कैसे हो रहा है, ये भी आप लोगों को धूल कणों के बीच की दूरी में वृद्धि हो जाएगी। तो निश्चित रूप से यहां पर तापमान में कमी हो जाएगी। क्योंकि क्योंकि आप लोगों को एक चीज पता है, नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा कि 165 मीटर 165 मीटर ऊंचाई में वृद्धि होने पर, ऊंचाई में वृद्धि होने पर, वृद्धि होने पर होने पर तापमान में, तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, तापमान कम हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर पॉइंट, कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। ठीक, कई बार 165 की जगह 166 भी मिलेगा तो इसमें कोई बहुत बड़ा डिस्टर्ब होने वाला पॉइंट नहीं है। 165 66, यहां पर मैं 166 भी लिख ले रहा हूं, तो कुछ भी इन दोनों में से मिल जाए तो आप लोग उसे बना लीजिएगा। 165 166 मीटर बढ़ने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में कमी आ जाती है। यहीं पर यदि आप 1000 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ते हैं, 1000 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ते हैं, ठीक, ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो तापमान में लगभग 1000 मीटर ऊंचाई की तरफ तरफ बढ़ते हैं, बढ़ते हैं तो तो तापमान में, तापमान में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड की कमी होती है। कितनी होती है? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। यहां पर इन चीजों को माइंड सेट कर लीजिएगा कि 1000 मीटर में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है और 165 या 66 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। अब यहां पर प्रश्न आएगा कि सर ये इतनी देर से आप बता रहे हैं कि 1000 मीटर 165 मीटर, ये इस ऊंचाई का मापन कहां से किया जाता है, और ये क्वेश्चन आपका आना भी चाहिए। तो बेटा एक चीज याद रखो, इसकी ऊंचाई का मापन समुद्र तल से किया जाता है। इसकी ऊंचाई का मापन कहां से किया जाता है? समुद्र तल से किया जाता है। जैसे हम भारत की बात करें, यहां पर भारत की बात करें, भारत की ऊंचाई कहां से देखी जाती है? चेन्नई के तट से देखी जाती है। कहां देखी जाती है? चेन्नई के तट से, तट से। याद रखिएगा, जब हम इंडिया की बात करते हैं, भारत की बात करेंगे, तो यहां पर भारत के तट की ऊंचाई कहां से देखेंगे? आप चेन्नई के तट से ऊंचाई देखेंगे। और जैसे जैसे ऊंचाई में वृद्धि होती जाती है, तापमान में क्या आती जाती है? कमी आती जाती है। तापमान में
में कमी आती जाती है। क्या हो रहा है यहां पर टेम्परेचर निरंतर कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है ऊपर बढ़ने पर निरंतर कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ही हम समुद्र तट से ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं वैसे ही तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है। यही कारण है कि पर्वतीय क्षेत्र में ज्यादा ठंडी लगती है क्योंकि वह समुद्र तल से ज्यादा ऊपर है। यही कारण है, पॉइंट नोट करते हुए चलिएगा, यही कारण है कि पर्वतीय क्षेत्र ज्यादा ठंडे होते हैं। पर्वतीय क्षेत्र ज्यादा ठंडे होते हैं, ज्यादा ठंडे होते हैं क्योंकि क्योंकि इनकी ऊंचाई समुद्र तल से ज्यादा होती है। समुद्र तल से ज्यादा होती है। याद रखिए कि इनकी ऊंचाई जैसे वृद्धि होगी तो वहां पर क्या हो रहा है यहां पर इनके समुद्र तल से इनकी ऊंचाई में वृद्धि हो रही है। तो जब समुद्र तल से ऊंचाई में वृद्धि तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा ऊंचाई में वृद्धि। अब देखो यहां पर क्या हो रहा हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा। ऊंचाई में वृद्धि तापमान में कमी। क्लियर है कि ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी तापमान वैसे वैसे ही ठंडा होता जाएगा। इसी प्रक्रिया को ही हम लोग सामान्य पतन दर कहते हैं। क्या कहते हैं सामान्य पतन दर कहते हैं। जैसे कि आप लोग हनीमून के लिए वही स्लॉट क्यों चुनते हैं। आप लोग उत्तराखंड जाओगे हिमाचल जाओगे कुल्लू मनाली क्या है ये इसका रीजन यही है कि यहाँ का मौसम कैसा होता है ठंडा होता है। अब गर्मी में भाई हनीमून तो नहीं मनाया जा सकता ना तो अच्छी जगह पे चले जाके एक नेचुरल एरिया भी दिखेगा अच्छा लगेगा आप लोगों को तो वहां पर हनीमून मनाएंगे थोड़ा ठंडा भी रहेगा तो गर्मी कम लगेगी है ना। तो इसीलिए ये हनीमून का प्लेस भी बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है रोमांटिक होता है। अब ठंडी तो रोमांटिक ही होती है ना। तो चलो इसको समझते हैं आगे चीजें बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या कल हम लोगों ने बात की थी जो उस पे देखते हैं थोड़ा। अब देखो इसे सुनो इस पे हम लोगों ने कल जो क्लास की थी उसकी क्लास में मैंने बताया कि ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम होती है लेकिन विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या होती है ज्यादा होती है। यही बताया था ना। यहां पर यदि देखें तो ध्रुवों पर क्या है ऊंचाई कम है लेकिन विषुवत रेखा पर ऊंचाई आप लोगों को ज्यादा दिख रही है ना सभी लोगों को। यहां पर देखो 8 किलोमीटर ऊंचा है ध्रुव पर इसकी नॉर्थ पोल है ये नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ पोल है और ये 90 डिग्री साउथ पोल है दक्षिणी ध्रुव और ये इक्वेटर है जिसे आप लोग विषुवत कहते हैं। ठीक है ये आपका 8 किलोमीटर है। ये 16 से 18 किलोमीटर की इसकी हाइट होती है। कितनी होती है कई जगह 16 लिखा है कई जगह 18 लिखा है।
तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, हमने इसीलिए डायरेक्ट इस पे बात की कि इसकी ऊंचाई 16 से 18 किलोमीटर के मध्य होती है। तो निश्चित रूप से यदि हम लोग बात करें तो इसका तापमान की बात करेंगे आज हम लोग, क्योंकि टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो ध्रुवों पर तापमान कितना होता है? -45 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्रुवों पर यदि हम लोग तापमान देखेंगे तो ध्रुवों पर इसका टेम्परेचर क्या होता है? क्षोभ मंडल का टेम्परेचर जो होता है ध्रुवों पर वो कितना हो जाएगा? -45 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन विषुवत रेखा पर इसका तापमान क्या होगा? माइनस विषुवत रेखा के अंतिम पॉइंट की बात करें तो यहां पर इसका टेम्परेचर हो जाता है -80 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थात यहां पर ये भी देखने को मिला कि विषुवत रेखा के उच्चतम बिंदु का तापमान क्या है? -80 डिग्री सेंटीग्रेड है यहां का तापमान। अर्थात इसको यहां पर यदि देखें इन दोनों बिंदुओं की अपेक्षा विषुवत रेखा का तापमान कम है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? शीत बिंदु। शीत बिंदु या कोल्ड पॉइंट, शीत बिंदु, बिंदु या कोल्ड पॉइंट, कोल्ड पॉइंट भी कहा जाता है। तो यदि आप लोगों से प्रश्न पूछे कि कोल्ड पॉइंट क्षोभ मंडल का शीत बिंदु कहां पर पाया जाएगा, तो क्षोभ मंडल का शीत बिंदु कहां पर पाया जा रहा है? विषुवत रेखा पर पाया जाएगा। ठीक, तो यहां पर याद हो गया आप लोगों को, क्योंकि अब यहां पर प्रश्न यह भी बन सकता है कि क्षोभ मंडल में ही शीत बिंदु क्यों बना। तो यहां पर पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी ऊंचाई अधिक है। क्षोभ मंडल में विषुवत रेखा की ऊंचाई अधिक है। अधिक होने से तापमान में कमी आई, और तापमान में कमी कितनी आई? अधिक ऊंचाई कितनी है? 16 से 18 किलोमीटर। तो अधिक ऊंचाई के कारण इसका तापमान निरंतर गिरता गया, जिसके कारण यहां का टेम्परेचर कितना हो जा रहा है? आपका -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जा रहा है। जबकि ध्रुवों का तापमान, क्योंकि ध्रुवों की ऊंचाई विषुवत रेखा की अपेक्षा, विषुवत रेखा की अपेक्षा कम है, इसलिए यहां का तापमान भी कम है। याद रखिएगा, ध्रुवों की ऊंचाई क्या है? यहां पर कम है, विषुवत रेखा की ऊंचाई ज्यादा है। तो निश्चित रूप से एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि विषुवत रेखा का टेम्परेचर ध्रुवों की अपेक्षा ज्यादा कम होगा। इतना पॉइंट सबके माइंड में आ गया, क्योंकि ऊंचाई कम और ऊंचाई अधिक है। ठीक, तो सामान्य पतन दर के अनुसार जैसे जैसे ऊंचाई में वृद्धि होगी तापमान में कमी आती है। और यहां पर विषुवत रेखा की ऊंचाई 16 से 18 किलोमीटर के बीच है, तो निश्चित रूप से तापमान ज्यादा होना है। ठीक, तापमान यहां की अपेक्षा ज्यादा कम होता है। और यहां की ऊंचाई कितनी है? 8 किलोमीटर, दोनों ही ध्रुवों पर। तो दोनों ध्रुवों पर तापमान क्या है? कांस्टेंट लेवल पर -45 डिग्री है। कितना है? -45 डिग्री है। ठीक, यदि यदि अब देखो यहां पर कोल्ड पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। अब मैं कहूं कि यदि यहां से कोई प्लेन गति करे, यदि आप लोगों के दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव से कोई प्लेन गति करता है, तो उसके तापमान में क्या प्रभाव पड़ेगा? फटाफट बताएं, उसके तापमान में क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि, मैं पॉइंट लिख दे रहा हूं, यदि कोई प्लेन प्लेन दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ, उत्तरी ध्रुव की तरफ गति करता है,
तो उसके तापमान में क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, बताएं। अब देखो इसे समझो, जब कोई प्लेन, मान लो कि हम उत्तरी ध्रुव से उसे रन करा रहे, उत्तरी ध्रुव से आगे बढ़ेगा, जब ये प्लेन उत्तरी ध्रुव से आगे बढ़ेगा तो जैसे जैसे इसकी ऊंचाई में वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा, तापमान में कमी आती जाएगी। यहां पर क्या होगा, तापमान तापमान में कमी आएगी। क्लियर है ये पॉइंट। अब जैसे ये विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ बढ़ेगा तो इसके तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। दूसरे पॉइंट में तापमान में वृद्धि होगी। तो इसका मतलब क्या है, जब कोई प्लेन किसी ध्रुव से दूसरी ध्रुव की तरफ बढ़ता है तो उसके तापमान में पहले वृद्धि होती है और फिर उसके तापमान में, विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ बढ़ता है तो उसके तापमान में कमी होती है। क्या होती है, कमी होती है। अब यहीं पर यदि पूछ ले तापमान की जगह ऊंचाई की बात कर ले, यदि वो कह दे कि कोई प्लेन आप लोगों के ध्रुवों के समानांतर, या आप लोगों के किसके, यदि कोई प्लेन क्षोभमंडल के समानांतर गति करते हुए आगे बढ़ता है और दक्षिणी ध्रुव की तरफ पहुंचना हो या उत्तरी ध्रुव की तरफ पहुंचना हो तो वह उसकी गति या उसकी अवस्था किस तरीके से कार्य करेगी। तो यहां पर भी वही सेम चीज होगी। यदि कोई प्लेन उत्तरी ध्रुव से चल रहा है तो नॉर्मल सी बात है, पहले उसकी ऊंचाई में क्या हो रही है, यहां पर विषुवत रेखा तक उसकी ऊंचाई में वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, उसकी ऊंचाई में वृद्धि हो रही है और फिर विषुवत रेखा से उसकी ऊंचाई में कमी आ रही है। अर्थात जब वह ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ेगा तो उसके तापमान में, उसकी ऊंचाई में क्या हो जाएगी, तापमान कम हो जाएगा और ऊंचाई में क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। और जैसे ही वह विषुवत रेखा से दूसरे ध्रुव की तरफ बढ़ेगा वैसे ही उसका तापमान में वृद्धि और ऊंचाई में क्या हो जाएगा, कमी आती जाएगी। क्या हो जाएगा, ऊंचाई में कमी आती जाएगी। ठीक। अब यहां पर भी आप लोगों को पता हो गया कि ये कंडीशन क्यों बनी, सामान्य पतन दर के कारण। किसके कारण, सामान्य पतन दर के कारण यह स्थिति का जो निर्माण हुआ है वो किसके कारण हुआ है, सामान्य पतन दर के कारण निर्मित हुई। अब दूसरा, अब यहां पर यदि हम लोग अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, क्योंकि इसके बाद आप लोगों का अब जो डिस्कशन होगा वो होगा आपके समताप मंडल। अब देखो बेटा, ठीक है। आज अब आप लोगों को मेरे हिसाब से कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए,
फिर भी अगर आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर अभी मुझे यहाँ पर दिक्कत आ रही है। और क्षोभ मंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों का 90 डिग्री साउथ पोल इक्वेटर। क्या है ये? इक्वेटर है, विषुवत रेखा। अब यदि हम लोग बात करें यहां पर यदि हम लोग बात करते हैं तो चीजों को समझिएगा। यहां पर चीजों को समझना है हम लोगों को कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा। अब देखो, आपको ये पता है, इसकी हम लोगों ने बात जो की है अभी तक, उसको तो आप सभी को पता चल गया होगा कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। हम लोग नॉर्मली अगर बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? ये हमारी विषुवत बिंदु की और ऊंचाई की बात कर रहे हैं, क्षोभ मंडल की ऊंचाई की बात। इसे ये आपके ये पता है आप लोगों को कि 8 किलोमीटर इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर होती है क्षोभ मंडल की, 8 किलोमीटर। और 16 से 18 किलोमीटर, कई जगह आप लोगों को 15 भी देखने को मिलता है, लेकिन 16 से 18 हम लोग लेके चल रहे हैं। ये क्या है? ये आपकी विषुवत रेखा में इसकी ऊंचाई है। और इसके ऊपर का पार्ट क्या कहलाता है? समताप मंडल कहलाता है। क्या कहला रहा है? समताप मंडल। लेकिन समताप मंडल के आने से पूर्व क्या होती है? आप लोगों के क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य एक सीमा निर्मित होती है, जिसे हम लोग कहते हैं क्षोभ सीमा। क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को हम लोग, जो ये पट्टी निर्मित होती है, इसे हम लोग कहते हैं क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा। यदि हम लोग इसकी बात करें कि क्षोभ सीमा की चौड़ाई कितनी होती है, क्षोभ सीमा की चौड़ाई कितनी होती है, तो 1.5 किलोमीटर क्षोभ सीमा की, क्षोभ सीमा की चौड़ाई होती है। चौड़ाई होती है। अब यहां पर बेटा समझने वाली बात कि क्षोभ सीमा की चौड़ाई कितनी है? 1.5 किलोमीटर है। अर्थात इसके ऊपर आपके समताप मंडल, इसके नीचे क्षोभ मंडल। तो इस पेटी को हम लोग संक्रमण पेटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण क्षेत्र भी कहते हैं, भी कहते हैं। अब यहां पर प्रश्न आएगा कि आखिर इसे संक्रमण क्षेत्र क्यों कहा जाता है। अब यहां पर आपके माइंड में आना चाहिए कि आखिर यहां पर इसे संक्रमण क्षेत्र क्यों कहते हैं। तो यहां पर समझो क्यों इसे संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है। क्योंकि क्योंकि इस पेटी में क्योंकि इस पेटी में क्या पाया जाएगा? अगर देखिए तो यहां पर समताप मंडल आपका ऊपर है और यहां पर आपका ये क्षोभ मंडल है। तो इस पेटी के अंतर्गत क्षोभ मंडल और समताप मंडल दोनों के गुण पाए जाते हैं। इस पेटी में क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल
ताप मंडल दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, के ही गुण पाए जाते हैं जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, संक्रमण पेटी, जिसके कारण इसे संक्रमण पेटी कहा जाता है क्लियर। अब देखो एक एक चीज को हम लोग अच्छे से कवर करके चले, एक बार पढ़ लो, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना बार बार मुझे पैसे देने की जरूरत है, ना बार बार मेरे पास आके ये कहना साहब फिर से ज्योग्राफी पढ़नी है, साहब फिर से ज्योग्राफी पढ़नी है। तो ये वाला काम नहीं करना अपन लोगों को। अपन लोगों को करना क्या है कि एक बार पढ़ना है, और एक बार पढ़ने के बाद क्या करना है कि उसका रिवीजन करते रहना। जब तक आप लोग एग्जाम क्वालिफाई ना कर जाओ तब तक हमें लगातार अपनी इस नोट्स का रिवीजन करते रहना। विश्वास मान के चलो कि कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। आप लोग क्वेश्चन लगाइए, क्षोभ मंडल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए, जहां से क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चन लगाओ। कहीं पर भी कोई डाउट हो कमेंट में आके कमेंट लिख देना कि ये चीज नहीं समझ में आई, ये चीज यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, और आप लोगों को आपके जो नोट्स मैं आप लोगों को बनवा रहा हूं, जो क्लास में पढ़ा रहा हूं, निश्चित रूप से यहीं से आपके सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। बाकी चीजें आप लोगों ने बहुत जगह से पढ़ी हैं, आप वहां से भी देखिए, कंपेयर कीजिए, तब जाके उन चीजों से और यहाँ की चीजों में तब भरोसा करने की बात होती है। भरोसा ऐसे नहीं किया जाता, मैं ही नहीं किसी भी अध्यापक पे, क्योंकि आजकल ये बिजनेस है और बिजनेस के अकॉर्डिंग सब, मैं भी पढ़ा रहा हूं तो मैं भी कुछ ना कुछ सोच के करता हूं। लेकिन मेरा तरीका क्या है कि हम आपके उस प्रॉब्लम को समझना के प्रयास करते हैं, क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट रहा। मैंने जब यूपीएससी तैयारी की और यूपीएससी के लिए अपने आप को तैयार किए तो मुझे समझ में आया कि यार जो मैंने पढ़ा है एनसीईआरटी सब कर डाले हैं, एनसीईआरटी पढ़ लो, ये पढ़ लो, इसकी नोट्स ले लो, उस कोचिंग का नोट्स ले लो, यार समझ में तो कुछ आया ही नहीं, समझ में तो कुछ आया नहीं, पेपर में गए वहां डब्बा हो गया। क्यों? क्योंकि माध्यम जो प्रदान किया जा रहा है, हिंदी माध्यम नहीं गलत है, मैं हमेशा बोलता हूं मीडियम, कभी आपका जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में आप लोग कंपटीशन कर रहे हो ना, उसको बंद कर दो। वो कंपटीशन नहीं है कि हिंदी माध्यम गलत है, हिंदी माध्यम से सिलेक्शन नहीं है, सारे माध्यम से सिलेक्शन होगा। लेकिन आपने माध्यम क्या चुना है तैयारी का, किनको आप कंटेंट बनाकर पढ़ रहे हैं। लिखी लिखाई किताबें हैं, उसमें लिख दिया 4 लाइनें क्षोभ मंडल, 4 लाइनें आयन मंडल, 4 लाइनें समताप मंडल, आप लोग दिमाग ही नहीं खोल रहे। आपको किस तरीके से पढ़ना है ये अति आवश्यक है, आपको चयन करना। जब तक इसका आप लोग चुनाव सही नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। मुश्किल होता है, हर पल मुश्किल होता है एक छात्र जीवन में ये चयन करना, क्या मेरे लिए बेहतर है, क्या मेरे लिए बेहतर नहीं है। तो उसका आसान रास्ता है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा उन क्वेश्चन को पीटी के खोलो, मेंस के खोलो, कंपेयर करो, लेक्चर लेके देखो, लेक्चर जो आप लोगों को डेमो क्लासेस होती हैं उनको देखो, और वहां से देखो कि क्या जो इन्होंने पढ़ाया है मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। 99% यदि क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं तो बेहतर तरीका है। आपको चीजें जीरो से लेकर पूरी ऊंचाई तक की चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है या नहीं आ रही, इन चीजों का भी ध्यान दें, तब जाकर आप सजग स्टूडेंट बनेंगे। क्योंकि सारी बुक्स में सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, उन बुक्स में कुछ पार्ट आप लोगों को अच्छे मिलेंगे, बाकी लगभग 70% पार्ट आपको बकवास मिलते हैं, और वो 70% तो सिलेबस में भी नहीं है मेरे भाई। तो सिलेबस में भी नहीं है तो क्यों पढ़े हैं। तो जितना आपका है उसे फाड़ के अलग कर लो, किताब बेच दो, किसी सेकेंड हैंड वाले को बेच दोगे तो पैसा भी मिल जाएगा। तो यहां से दिमाग लगा के आप लोग मेहनत करिए। तो माध्यम को दोष देना बंद करिए, अपनी गलतियों को खोजिए, जो आपकी गलतियां हुई हैं और जो निरंतर अभी भी आप कर रहे हैं तैयारी के नाम पे केवल
थ्योरी पढ़ना और पढ़ के रख देना कोई काम नहीं है। थ्योरी आवश्यक है क्योंकि आपको क्वेश्चन लगाने हैं साहब। तो जब क्वेश्चन लगाने हैं तो जब तक मैं पढ़ा रहा हूं तब तक आप लोग क्वेश्चन तो लगाइए, आप उनसे मूल्यांकन कीजिए कि जो मैंने पढ़ा है वो तो यार सही आ रहा है ना, वो तो चीजें मेरे क्वेश्चन सॉल्व करे। यूपीएससी का उठाइए, बीपीएससी का उठाइए, एमपीएससी का उठाइए, यूपीपीसीएस का उठाइए, जेपीएससी का उठाइए, आरएएस का उठाइए, सारे क्वेश्चन लगा डालिए। एनडीए का उठाइए, सीडीएस का उठाइए, नेट का उठाइए, जेआरएफ का उठाइए, टीजीटी का उठाइए, पीजीटी का उठाइए, एलटी का उठाइए, जहां से क्वेश्चन मिले आप वहां से क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन लगाना आवश्यक है। मल्टीपल डायमेंशन से आप यदि क्षोभ मंडल या वायुमंडल की तैयारी करेंगे तो आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे और आप फिर ये पढ़िए कि आखिर जो मैंने पढ़ा है उनके सारे क्वेश्चन मेरे हर जगह से सही आ रहे हैं या नहीं। मेंस के क्वेश्चन उठाइए, मेंस के क्वेश्चन में जहां पर ये टॉपिक पूछा गया हो वहां पर देखिए कि आप उसको लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे। और ज्योग्राफी में डायग्राम आवश्यक, तो इन पर भी मेहनत करिए। चलिए थैंक यू, प्रवचन काफी दे दिया आज आप लोगों को, मेहनत करते रहिए। लक्ष्य आप लोगों का दूर नहीं है, आप लोगों का लक्ष्य आपके सामने है, बस उस लक्ष्य तक पहुंचना कितनी देर है आपको वहां तक जाने में, क्योंकि वो 10 कदम का फासला ही आप लोगों के लिए बहुत बड़ा फासला होता है। उस फासले का चयन भी आपको करना है, वहां पर युद्ध भी आपको करना है, उस रण में खड़े भी आप ही को रहना है। मेरा काम है मैं आपको हथियार चलाना सिखा सकता हूं, मैं आपको हथियार लेके भेज सकता हूं कि ये हथियारों की जरूरत होगी वहां पर, लेकिन लड़ना और लड़ के अपने आप को सुरक्षित अपने लक्ष्य तक पहुंचाना ये आपका काम, मेरा नहीं है। मैं ना भगवान हूं, मैं हर बार बोलता हूं कि मैं आप लोगों को वहां तक पहुंचाने का कार्य कर सकता हूं, मैं एक माध्यम बनता हूं जो वहां तक आपको लेके जाऊंगा। लेकिन मैं कतई ये नहीं कहूंगा कि मेरा ही नोट्स सर्वोपरि। आप लोग और भी चीजें तो मिलाइए, और जो चीजें एक्स्ट्रा मिल रही हैं उन कंटेंट को भी मिलाते हुए चलिए। मेरा प्रयास है 100% कि आपको मेरी चीजों से सारी चीजें प्राप्त हो जाए, लेकिन कभी कमिटमेंट नहीं है कि 100%, क्योंकि कोई भी चीज 100% जिस दिन हो गई उस दिन समाप्त हो जाती है। मेरा 100% कुछ भी नहीं रहता। हमारा प्रयास अपनी तरफ से 100% है कि हम लोग अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर आपको डिलीवर, यही वास्तविकता है। और इसी चीज वास्तविकता को जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लेंगे उस दिन लक्ष्य के पास पहुंच जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।